Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which article of the Indian Constitution deals with the appointment of governor for each state in India? And correct answer is Article 153. Next question was, Smart Cities Mission is an initiative of which union ministry? And correct answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first article is very important for GS paper 3, Science and Technology, also for GS paper 2, Health. बात यहाँ की जा रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। तो इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये AMR आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। जब हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये तब अकर होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और किसी भी पैरासाइट के जो चेंज होते हैं ओवर द टाइम और हमारी बॉडी इनसे रिस्पॉन्स करना, ऐसी मेडिसिन जो होती हैं जो इन सारी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट के लिए ली जाती हैं, इनसे रिस्पॉन्स करना यहाँ पर बंद कर देती हैं। देन इट इज़ वेरी हार्डर फॉर द डॉक्टर एंड द मेडिकल एक्सपर्ट्स कि वो हमें कैसे ट्रीट करें विदाउट द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स। सो इसको ही यहाँ पर बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए, दो शब्द आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, एक होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंड दीज बोथ आर डिफरेंट। जब हम बात करते हैं ऐसी मेडिसिन को लेना जो क्या है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए ली जाती हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, उनका लगातार कंजम्पशन करना, ओवर यूज़ कर लेने की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, एक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, विच मीन्स कि अब कभी आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, इन दैट केस it will be harder for doctor to treat you with the antibiotics because your body will be antibiotic resistant. That means the bacteria are resistant to the antibiotic and they will not respond, not to the human but to the antibiotics. You should keep this line in the mind. वहीं अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक ब्रॉडर टर्म होता है विच एनकम्पासेस रेजिस्टेंस टू ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शंस, चाहे वो हम पैरासाइट्स की बात करें, वायरसेस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें या फंजाई की बात करें। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। चलिए बात कर लेते हैं वापस आर्टिकल की। देखिए, कोविड-19 के बाद से एक ऐसा फेज़ हमने देखने को मिला है कि पैंडमिक सारी जगह पे था, एक हार्मफुल सिचुएशन यहाँ पर आई, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ एंटीबायोटिक्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड हो गई थी। सेम गोज़ विद इंडिया। रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जहाँ पर विदाउट डॉक्टर के हेल्प के, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ले ली जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो आपके और हमारे घर में आकर होते हैं कि भाई बुखार चढ़ा था, अरे हमें भी बुखार चढ़ा था, इस दवाई से हम ठीक हुए थे, आप ले लीजिए। या हम बिना किसी डॉक्टर की जानकारी के हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कोई भी ऐसी दवाई ले लेते हैं जो यहाँ पर क्या क्रिएट करती है, एक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्रिएट कर देती है, विच रिजल्टेड इन टू वॉट कि लेटर ऑन जो टीबी की बात कर ली जाए, ब्लड पॉइजनिंग की बात कर ली जाए या दूसरी किसी सीवियर डिसीज़ की यहाँ पर बात कर ली जाए, इनको ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की जो बॉडी है वो ऐसे माइक्रोब्स से, ऐसे माइक्रोब्स के लिए एंटीबॉडीज़ यहाँ पर तैयार कर चुकी होती है, इनको रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, एंड रिजल्टेड इनटू ये दवाइयाँ पेशेंट्स पर सूट नहीं करती। सो फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम अराइजेज, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इंडिया में ओवर द काउंटर ड्रग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। व्हेन वी गो टू USA और टू द एनी अदर फॉरेन नेशंस, आप देखेंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वन कैन नॉट गेट द पर्टिकुलर मेडिसिन, बट इन इंडिया दिस इज नॉट द केस। You will get any medicine if you want and if you are willing to get it from the counter and from the pharmaceutical. Basically, you can say if you have a good jugaad, you will get any medicine that you want, whether it is a prescribed or not.
सो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब आपको एक्चुअली आपकी बॉडी को आवश्यकता है कि नाउ दे नीड एंटीबायोटिक्स, दे नीड एनी काइंड ऑफ सर्टेन मेडिसिन, आपने उस बॉडी का विदाउट डॉक्टर की सलाह, विदाउट डॉक्टर परमिशन, यू हैव मिस यूज्ड इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी बॉडी रेजिस्ट यहाँ पर कर जाती है. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया एज ऑफ नाउ. और इसके कुछ रिजल्ट्स भी यहाँ पर हमें राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 में अगर हम देखें तो एएमआर से जितने भी एसोसिएटेड केस थे वो 4.95 मिलियन डेथ हमें देखने मिली हैं. वहीं अगर हम आईसीएमआर की स्टडी की बात करें 2022 की, तो रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारी बॉडी में एएमआर्स का वो इंक्रीज़ हो गया है 5 से 10%, और ये हर साल इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है. दैट इज़ क्वाइट कंसर्निंग एंड अलार्मिंग फॉर द गवर्नमेंट एज वेल. सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अलोन द केस विद इंडिया. बहुत सारी कंट्रीज इससे परेशान हैं, और उसी का रिजल्ट है कि हमें मस्कट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने मिली, विच इज़ द थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट बनी, एंड दे हैव डिसाइडेड और दे आर डिस्कसिंग कि क्या मेजर्स हमें करने की आवश्यकता है, क्या कंट्रोल हमें यहाँ पर लेने की आवश्यकता है, ताकि एएमआर्स के केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दें. नॉट अलोन इन ह्यूमंस बट ऑल्सो ऑन एनिमल्स. क्यों भाई, ये एनिमल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ से आ गया? देखिए, आप देखेंगे बाज़ारों में क्या किया जाता है. कई बार अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें या वेजिटेरियन फूड की बात करें, तो इंजेक्शंस के थ्रू आप देखेंगे इन फूड की क्वालिटीज़ को चेंज करा दिया जाता है, विच मीन्स इनमें कुछ इंजेक्शन के थ्रू आपको बैक्टीरियाज, वायरसेस देखने के लिए मिलेंगे. रिजल्टेड इनटू हम यही खाना खाते हैं, जानवर भी यही चीज़ें खाते हैं. बाद में होता क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ ह्यूमन में अकेला नहीं, एएमआर के जो केसेस हैं वो हमें एनिमल्स में भी देखने के लिए मिल रहे हैं. एंड फॉर दैट एवरी कंट्री इस कॉन्फ्रेंस में फोकस कर रहे हैं. 3 हेल्थ टारगेट इन्होंने लिए हैं कि हमें रिड्यूस करना है जो टोटल अमाउंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूज़ है, स्पेशली इन द एग्री फूड्स, कि भाई एग्री फूड में इसका इस्तेमाल करना बंद करना होगा एटलीस्ट बाय 30 to 50% बाय 2030. दूसरा यहाँ पर डिसाइड किया है कि एलिमिनेट करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स का इन एनिमल्स एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स दैट आर मेडिकली important for human health, and to ensure that by 2030 at least 60% of overall antibiotic consumption in human from the WHO axis group of antibiotics. वही बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की, तो आपको एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट का याद होगा, विच इज़ नोन एज रेड लाइन कैंपेन. सो ये रेड लाइन कैंपेन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कैंपेन और अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, ऐसी जो भी मेडिसिन होती हैं जिन पर लाल रंग की पट्टी आपको बनी दिखाई देगी, they are not supposed to sold without the prescription. So this what government of India is doing here, कि अगर कोई भी ऐसी दवाई कोई व्यक्ति मांगने आता है which is red line कैंपेन के अंदर जो आ रही है, तो प्रिस्क्रिप्शन में अगर सपोज 6 दवाइयाँ मेंशन है तो 6 ही दवाई उसे दी जाएंगी, नॉट इवन +1. So this is something what government of India is also doing towards the AMR. So moving on to next article which is important for GS paper 2, social justice. बात की जा रही है इंडिया की जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बात की गई है. बात क्या की गई है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसने वापस से इस मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करें तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं. हुआ क्या था, आप देखेंगे एनएचआरसी की जो रिपोर्ट थी इसके हिसाब से एक बात पता चली कि जो भी मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे आप उसे मेंटल असाइलम बोल रहे हैं या कुछ भी, बट जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ इन ह्यूमन कंडीशंस देखने आपको मिल जाएंगी, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने मिल जाएगा. इलीगली ये लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स को अपने पास रख रहे हैं, नो मैटर वेदर द पेशेंट इज रिकवर्ड और नॉट. और ये सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं बाय दी एनएचआरसी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह निकल कर आ जाता है हमारी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पर. चलिए बात करें अगर कि MHA 2017 आखिर बोलता क्या है, तो ये बोलते हैं कि एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक्नॉलेज करता है देयर राइट टू लाइव एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी अंडर सेक्शन 19 एंड फोकस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन. दैट मीन्स अगर ये व्यक्ति
किसी भी तरीके से परेशान है, इसको एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, बट स्टिल इसको राइट टू लाइफ है और फोकस किया जाना चाहिए इसके ट्रीटमेंट पर, इनके रिहेबिलिटेशन पर. In that case, government was made responsible for creating opportunity to access less restrictive options for community living, जैसे हाफ वे होम्स का बनाना, शेल्टर अकोमोडेशंस का बनाना, रिहैब्स को यहाँ पर बनाया गया. आप देखेंगे तो रिहैब्स के अलावा आपको सपोर्ट सेंटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट सपोर्ट सेंटर के अलावा आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि समय समय पर पेशेंट से यहाँ पर बात की जाएगी. साथ ही ये ही जो एक्ट है ये डिस्करेज करता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ किया जाए, जैसे पेशेंट्स को चेन से बांध के रख देंगे, ठीक है, या फिर आप ईसीटी थेरेपी उनको देंगे, दैट इज़ अनमॉडिफाइड इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, कि आप उसे शॉक देंगे. तो यही जो हमारा 2017 का एक्ट है ये एक तरफ इस बात को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं भाई, they are human, they have right to life, and they are here for the rehabilitation, for the treatment. So do not consider them कि yes they are patient and they can never be recovered. Rather what your focus area should be, rather what is your attitude should be कि आप इन्हें ठीक करें. And for that the act of 2017 is saying कि नहीं, किसी भी तरीका इनह्यूमन ट्रीटमेंट, चाहे चेन से बांधने की बात की जाए, या आप ईसीटी थेरेपी की बात की जाए, या आप अगर क्या कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे व्यक्तियों के हाइजीन, फूड, सैनिटेशन, प्रिवेसी और इस सब के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं. सो विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड द एक्ट इज डिस्करेजिंग ईच एंड एवरीथिंग. साथ ही इस एक्ट में एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि ये बोलते हैं कि एवरी पर्सन हैव अ कैपेसिटी ऑफ देयर ओन अनलेस दे आर प्रूवन अदरवाइज. तो यहीं से एक चैलेंज निकल कर आया. इनके पास एक राइट है, देखिए इनके पास राइट है कि ये डिसीजन ले सकते हैं. दे कैन नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल कि भाई ओके, not an issue, right now I am not feeling well, right now I need a treatment, right now I need someone to guard me, so I will appoint this and that particular person as my guardian, as my representative, and what they will do, they can take decision on my behalf. So ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. अलॉन्ग विद दैट द एक्ट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इनकम, सोशल स्टेटस, एजुकेशन ऑल्सो इम्पैक्ट्स द मेंटल वेल बीइंग, and therefore recovery needs a psychiatric as well as social input. So you cannot just put a person into the asylum, into the hospital, and you cannot just allow anyone कि भाई आप आ नहीं सकते और पेशेंट से मिल नहीं सकते, बिकॉज एक पेशेंट जो यहाँ पर आया है वो रिहैबिलिटेट होने के लिए आया है, एंड दे नीड अ सोशल सपोर्ट एज वेल, जो कि एनएचआरसी की रिपोर्ट के हिसाब से द कंडीशन इज डेवास्टेटिंग. नाउ चैलेंजेस हमारे सामने क्या देखने के लिए मिल जाते हैं. अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 36.25% ऑफ रेसिडेंशियल सर्विसेज यूजर एट स्टेट psychiatric facilities were found to be living for 1 year or even more than these many years in the facilities. अगर मेजॉरिटी में यहाँ पर बात करें तो आप देखिए, पहले तो बजट सिस्टम यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, बजट आपको देखने के लिए नहीं मिलता. दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने मिलता है विच इज़ दी सेक्शन 19, जो कि रिकॉग्नाइज करता है द राइट ऑफ पीपल टू लिव, टू बी द पार्ट ऑफ एंड नॉट टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. तो अगर आप उन्हें साल साल भर ठीक होने के बाद भी अगर अपने पास रखेंगे तो हाउ दे गोना बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिस्टेक हमें एक और देखने के लिए मिला. जो डॉक्टर्स हैं दे डू नॉट अलाउ पर्सन टू लीव, बिकॉज ये बोल देते हैं ओके ठीक है कंप्लीटली यू आर फीलिंग कंप्लीटली फाइन, बट अल्टीमेट डिसीजन मुझे लेना है. द डॉक्टर विल टेक द फाइनल वर्डिक्ट ऑन योर बिहाफ, एंड इन दैट केस फॉर द कंटिन्यूस इनकम, फॉर द कंटिन्यूस बजट कि भाई पेशेंट रहेगा, बजट आता रहेगा, पैसे आता रहेगा, दे डू नॉट डिस्चार्ज द पेशेंट, एंड विच इज़ द वेरी इनह्यूमन ट्रीटमेंट जहाँ पर हमें बात करने की आवश्यकता है. अलॉन्ग विद दैट अगर यहाँ पर बात करें सो आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ट्रेन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, जिनकी कमी हमें देखने मिल जाती है ऐसे एक्ट्स में. वहीं अगर हम बात करें तो सुसाइड को प्रिवेंशन करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, ना कि हमें इस कंडीशन को बिगाड़ना है. सो यू कैन नॉट जस्ट सोशली सेग्रीगेट अ पर्सन, क्योंकि येस दे हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, येस दे हैव राइट to be care of, they have right of the confidentiality, they have right
कि how to be treated, they have right how not to be treated, they also have right who to decide who will be their representative. Along with that, you cannot treat them in human way, you cannot degrade their treatment, आप cruelty यहाँ पर नहीं कर सकते. They have a right to access medical records as well कि ठीक है भाई what is my progress as well. Their appointee, their guardian also have the right. सो विद ऑल दैट मेंटल हेल्थ एक्ट एक बार फिर से यहाँ पर नज़र में आ जाता है कि भाई इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को तो यहाँ लाया गया है, बट ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है दैट इज़ वर्स एंड दैट नीड टू बी एड्रेस वेरी केयरफुली. आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, और बात यहाँ पर की जा रही है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए. ऑलराइट, याद रखिएगा जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है. विंडफॉल टैक्स. देखिए ये बार बार ये शब्द ना न्यूज़ में आ रहा है कहीं ना कहीं. पहले तो समझ लेते हैं कि विंडफॉल टैक्स आखिर होता क्या है. सो विंडफॉल को डिफाइन किया जाता है एक अनअर्न्ड unanticipated gain in income through no addition efforts or expense. So government क्या करती है, typically government what do, they levy a one of the tax retrospectively over and above the normal rate of tax and such profit is called the windfall tax. So इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि रशिया और यूक्रेन का वॉर एक अनप्रेसिडेंट इवेंट यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से जितनी भी भारतीय कंपनी थी, सपोज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत पेट्रोलियम की, देवर इम्पोर्टिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम दी रशिया. लेकिन अचानक से रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये कैसे हो गए कम. ऑयल के प्राइसेस कम हो गए और कंपनीज ने बिल्कुल सेम अमाउंट में लिया. रादर व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड, यहाँ पर हमने ऑयल पर लगने वाला जो भी टैक्स है हमने उसे कम नहीं किया, है ना. हमने बोला ठीक है इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप सस्ते में लीजिए और आप जितने में पहले बेचते आ रहे थे, सपोज आप पहले भी 10 रुपये में बेच रहे थे, आप अभी भी 10 रुपये में बेचिए. पहले जो आपकी लागत थी वो कितनी थी, 8 रुपये. मान के चलिए अब आपकी लागत सिर्फ और सिर्फ कितनी रह गई है, ये 8 रुपये से घट के 6 रुपये. तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ 4, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 2. व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग, बट दिस additional amount that you are gaining, we will put a tax on it and this is known as the windfall tax. So I hope ये आपको clear हो गया होगा. So because of that it resulted into on February 3rd the Union government hiked the windfall profit tax and levied on domestically produced crude oil as well as on the export of diesel and aviation turbine fuels. रिजल्टेड इनटू कि भाई आपको ये सस्ते में मिला है, यू आर गेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट, सो व्हाट वी आर डूइंग, यू सेल जितने पैसे में आप इसे बेच रहे थे, बट व्हाट वी विल डू, आपकी ये जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है इस पे वी आर पुटिंग दी टैक्स और दी विंडफॉल टैक्स. अगर हम बात करें तो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसे 25,000 करोड़ का यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है बिकॉज ऑफ द विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोल, डीजल एंड द एटीएफ. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस. देखिए बात यहाँ पर की जा रही है श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ की. एक बहुत अजीब सी बात है कि जब भी हम रेफ्यूजीज़ के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ के बारे में कभी भी खास ध्यान नहीं दिया जाता. आप रोहिंग्यास के बारे में बात कर लेंगे, आप दूसरे किसी रेफ्यूजी के बारे में बात कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू श्रीलंकन रेफ्यूजी वी नीड टू बी द फेयर कंसिडरेशन हेयर ऑल्सो. सो रिसेंटली अगर हम बात करें तो जल्दी हमें 14 साल कंप्लीट होने वाले हैं जब श्रीलंका में जो सिविल वॉर है वो छुड़ी हुई थी, और उसकी वजह से बहुत सारे लंकन्स को हमने देखा था कि इन्होंने इंडिया से यहाँ पर प्रोटेक्शन मांगा था और यहाँ पर ये आकर इंडिया में कहीं रेफ्यूजीज़ की तरह यहाँ पर रहने लगे थे. रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने 2021 और 22 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बताया दैट 3,04,269 श्रीलंकन refugees entered in India in between 1983 and August 2012 and were provided relief including shelter,
subsidies, ration, educational assistance, medical care, cash allowance, etc. सो फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस कि भाई ठीक है, जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, सो इंडिया वॉज लाइक ओके वी आर वेलकमिंग द रिफ्यूजीज, बट अल्टीमेटली गोल हमारा क्या था कि भाई आप सेटल बैक यहाँ पर हो जाएंगे, बट इट्स बीन लाइक 14 years एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट देयर रीसेटलमेंट. सो वॉट इज हैपनिंग, ठीक है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप इनको खाना दे रहे हैं, कैश अलाउंस दे रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, बट नाउ द कंडीशन इज श्रीलंका इन गुड. So these people want to be back there, but none of the government is doing anything. It is the Sri Lankan government's duty first to, yes, they should recall their people, they should recall them, because what they are saying कि भाई ठीक है, okay fine कि हमारा हम इंडिया में आ गए, हमें शेल्टर मिल गया, but we still face difficulty when it comes to government jobs and the other activities. Now we want to go back and we want to resettle in the Sri Lanka because condition is good here. Same the India duties here कि India should also take some kind of initiative कि हाँ भाई वो इनको वापस settle करवाएं. So because of both of the governments and none of the government is taking any seriousness, none of the government is doing any serious act here, these refugees are being treated like a sandwich. बिकॉज ना तो ये यहाँ के रह गए हैं पूरी तरीके से, ना यहाँ के. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हमें देखने मिल रही है. देखिए, जब ये रीसेटलमेंट का काम यहाँ पर चला 2010 के आसपास, तब बहुत सारे जो श्रीलंकन्स थे दे डिनाइड कि भाई हम नहीं जाना चाहते हैं, रिजल्टेड इनटू दे वर नॉट श्योर कि इनकी लाइफ की सिक्योरिटी यहाँ होगी या नहीं. वी शुड ऑल्सो कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भाई ब्रिटिशर्स से श्रीलंका आज़ाद हुआ तो यहाँ पर आपको दो टाइप के लोग देखने मिले. वन आर सेहलीज, ठीक है, दूसरे आपको देखने मिल जाएंगे तमिलियंस. और ये तमिल्स भी दो टाइप के थे, एक तो जो ओरिजिनल श्रीलंकन्स थे, वन हु वर ब्रॉट फ्रॉम द इंडियाज. तो आपको पता है हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे ये बहुत सारे इंडियन तमिलियंस को यहाँ से अपने साथ ले गए थे ट्री प्लांटेशन कराने के लिए. सो टी प्लांटेशन के लिए भी ले गए. नाउ रिजल्टेड इनटू कि यहाँ पर एक जंग छिड़ गई. और प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही यहाँ इंडिपेंडेंस मिली, जो ओरिजिनल यहाँ के लोग थे उनको लगा कि ये जो इंडियन तमिलियंस हैं या जो इंडिया से जो आए हैं यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, दे शुड गो बैक, दे शुड नॉट सेटल हेयर, बिकॉज व्हाट दे विल डू इफ़ दे स्टार्ट स्टेइंग हेयर, ये क्या करेंगे, ये आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगेंगे, एंड विद दैट जो रिसोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये सारी सब कुछ इनके हाथ से छिड़ जाएगी, और इसकी वजह से हमें एक डिवास्टेटिंग सिविल वॉर यहाँ देखने मिल गई थी. सो ऑब्वियसली अगर कोई तीसरी चौथी जनरेशन में जाके श्रीलंका में पैदा हुआ है जो कि यहाँ से इंडियन ओरिजिन है, दे विल से कि यस वी बिलोंग टू श्रीलंका, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, एंड रिजल्टेड इनटू द वॉर. सो यही सारी सिचुएशन है कि आज की डेट में इनका जो शिफ्ट है, जो सेटलमेंट है, ये हमें देखना ज़रूरी है, बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तो आप देखेंगे श्रीलंका में आज की डेट में जो पोवर्टी लेवल है वो डबल हो चुका है. ठीक है, पास्ट फ्यू ईयर्स में जो डबल हमें देखने मिला, इकोनॉमी यहाँ पर शटर हो चुकी है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, और एक कोई भी सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है आफ्टर कोविड-19. सो अगर इसके कंक्लूजन की तरफ मूव करें हम, तो देखेंगे आप कि श्रीलंका में के जो रिफ्यूजी हैं जो इंडिया में आपकी यहाँ पर रह रहे हैं, सो इट्स बीन वेरी लॉन्ग. नाउ व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया has that potential, India can do certain things, India has all that capacity and the legal framework to find the durable solution for the refugees in the India, especially the Tamilians who are settled and they want to go back. So this is something that both of the countries should look into it. So I hope ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have entirely dedicated faculty for both MPPSC and UPSC. So, it's time for quiz, and first question is, which planet has the highest number of moons as of 2023? Next question is, with reference to River Cities Alliance, consider the following statement. And the first statement is,
It is a dedicated platform for river cities implemented jointly by the Ministry of Jal Shakti and the Ministry of Housing and Urban Affairs. Next option is Dhara, which stands for Driving Holistic Action for Urban Rivers, is the annual meeting of the Member of River Cities Alliance organized by National Mission for Clean Ganga. So, आपका काम है इसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना और कमेंट सेक्शन में हमें बताना। साथ ही स्टे ट्यून विद अस टू नो द राइट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.